हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। बहुजन समाज ने अपने हक और अधिकार के लिए भरी हुंकार। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ विशाल कार्यक्रम का आयोजन। मनु स्मृति दहन दिवस पर आयोजित किया गया विशाल राष्ट्रीय बौद्ध और बहुजन अधिकार सम्मेलन। दिल्ली के ऐतिहासिक धरना स्थल जंतर मंतर पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन 25 दिसंबर 2023 को किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य। कार्यक्रम की अध्यक्षता की दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम ने। इस अवसर तमाम संख्या में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी, बहुजन विचारक एवं बहुजन समाज के समाज सेवी उपस्थित रहे। देखिए कार्यक्रम की खास रिपोर्ट। समाज को हुक्मरान बनाने का सपना दिखाने वाले माननीय कांशीराम साहब, फूले साहू अम्बेडकर विचारधारा को लेकर चल रहे सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप समस्त मंचासीन सभी हमारे अतिथिगण और सामने आए हुए अतिथिगण सभी को क्रांतिकारी जय भीम विनम्र नमो बुधाए। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको आज मनुस्मृति दहन दिवस है। आप सब जानते हैं 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने छुआछूत, पक्षपात, अंधविश्वास, पाखंडवाद और अन्याय पर आधारित, विषमता पर आधारित संस्कृति को दहन करके, उस मनुस्मृति को दहन करके और एक नई संस्कृति का सृजन किया। तो आज के दिन को आगे से हम मनुस्मृति दहन दिवस कम संस्कृति परिवर्तन दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि उसी दिन से संस्कृति परिवर्तन होना शुरू हो गया। आज समस्या बहुत विकट है, बहुत ही बड़ी समस्या समाज के सामने आके खड़ी हो गई है। आप सब जानते हैं उसी मनुस्मृति के तहत देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाएं, उनको पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, उनके व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, उनके संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी, उनके मानव अधिकार पर धार्मिक बंदिश थी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस बंदिश को तोड़ा और ये बंदिश थोड़े बहुत समय नहीं, कम से कम 2500 साल तक चली। उस बंदिश की वजह से हमारे लोग जमीनों के मालिक नहीं बन पाए, उस बंदिश की वजह से हमारे लोग व्यापारी नहीं बन पाए, उस बंदिश की वजह से हमारे लोग व्यापार में नहीं आ पाए। लेकिन बताओ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का, जिन्होंने भारत का संविधान बनाकर सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर खोला। लेकिन दुखद यह है कि इस अवसर को खुले हुए भी ज्यादा समय नहीं हुआ था, अभी तो थोड़ा सा ही समय हुआ था कि उन्होंने हमारे आगे बढ़ने के रास्तों को फिर से बंद कर दिया है। मैं बंद इसलिए कह रहा हूं, हमने आरटीआई लगाकर भारत सरकार से सूचना ली, देश के तमाम राज्यों में और केंद्र के अंदर टोटल सरकारी स्कूल पिछले 15-20 सालों में कितने बंद हुए हैं। हमें आरटीआई से सूचना मिली, पिछले 15 से 20 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर लगभग 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। जनसंख्या तो तब से दुगनी हो गई, 20 सालों के अंदर जनसंख्या दुगनी हो गई और 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? और अभी पिछले 5 साल का आप डाटा देखेंगे तो 50% से ज्यादा इंडस्ट्रीज भारत की बंद हो गई है। साथ ही साथ जो लोग नकली राष्ट्रवादी हैं, बात भारत की करते हैं, जितने लोग विदेशों में जाके बसे हैं, अगर उसकी सूची देखोगे तो दंग रह जाओगे। वही जातिवादी, मनवादी मानसिकता वाले लोग 90% भारत को छोड़ के विदेशों में जाके बस गए, जो हमारे बच्चों के हाथ में तलवार दे रहे हैं। हमारे बच्चों को वो लोग कावड़ सेना की सेवा में, कावड़ में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप कभी देखना, कावड़ लेने के लिए उनके बच्चे नहीं जाते, कभी पुजारियों के बच्चे
व्यापारियों के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे, नेताओं के बच्चे वहां आपको कावड़ लेते जाते नहीं मिलेंगे, वो कथावाचकों को सुनते हुए भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सच को जानते हैं। अज्ञानी तो हमारा समाज है। बाबा साहब उनको समझाते समझाते भारत को छोड़कर, पूरी दुनिया को छोड़कर हमें चले गए, लेकिन हमारे लोग पता नहीं क्यों समझना नहीं चाहते। आज स्थिति इतनी खराब है, शिक्षा की वजह से हम लोग थोड़े आगे बढ़े थे। क्योंकि आपको याद होगा गुलामगिरी में किस तरीके से भारत के इतिहास को ज्योतिबा फुले जी ने वर्णित किया, और साथ ही साथ उन्होंने बताया ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, धन के अभाव में हमारे लोग गरीब और गुलाम हो गए, मजबूर हो गए। और ये जो सारा नुकसान हुआ, ये अविद्या की वजह से हुआ। इसी अविद्या की वजह से हमारे लोग हजारों साल गुलाम रहे। लेकिन बलाउ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, जिन्होंने हमारी गुलामी की जंजीरों का न केवल तोड़ा, बल्कि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देकर हमारे आगे बढ़ने का रास्ता खोला, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन देकर हमारा हायर एजुकेशन का रास्ता खोला। लेकिन अभी तो आजादी को कुछ ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ था। अब से करीब 40 साल पहले विपरीत दिशा में सरकारों ने षड्यंत्र के तहत, मनुवादी व्यवस्था के तहत हमारे आगे बढ़ने के रास्तों को फिर से बंद कर दिया है। और आपको उन्होंने गर्दन को इस तरह काटा है, एकदम एक झटके में नहीं काटा, रहता है, धीरे धीरे रहता, धीरे धीरे हमारा सब कुछ छिन गया और हमारे लोगों को पता भी नहीं चला। हमारे लोग जज बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, ब्यूरोक्रेट्स बने, राष्ट्रपति तक बने, मुख्यमंत्री बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। लेकिन उसके बावजूद, इतने सारे पढ़े लिखे विद्वान होने के बावजूद, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देकर गए थे 70% छिन गया है, 30% बचाव छिनने वाला है। आपको पता नहीं है क्या? आपको तो सबको पता होगा। अभी 69,000 वैकेंसी उत्तर प्रदेश की सरकार में निकली थी। 69,000 वैकेंसियों में से बहुजन समाज की, SC, ST, OBC की लगभग 19,000 वैकेंसी वो लोग खा गए। और वहां 500 दिन से ज्यादा हो गए बहुजन समाज के लोग सड़कों पे बैठे नौकरी के लिए, वो टीचर। लेकिन वहां की सरकार गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही है। अभी एक आंकड़ा है जो संसद के अंदर रखा गया, आपको पता होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 650 जजों की भर्ती हुई है पिछले 5 सालों के अंदर। और उन 650 जजों में 490 स्वर्ण जाति के, लगभग 75% स्वर्ण जाति के भर्ती हुए हैं। बाकी के 25% में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, यानी जिसकी जनसंख्या लगभग 90% है, उनके हिस्से में आया 25%। देश की अगर खेती की जमीन बात करें तो वो 90% उन्हीं स्वर्णों के हाथ में है। देश के अगर व्यापार की बात करें तो वो 95% उनके हाथ में है। देश के अगर सारे तमाम संसाधनों की बात करें तो 90% उनके पास है। आपके पास क्या है? आप बार बार कहते हैं कि हम 85% है, 88% है। अरे हमारे लोग ही तो उनकी ताकत बना रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब दलितों को उत्पीड़न होता है, आदिवासियों को उत्पीड़न होता है, पिछड़े वर्ग को उत्पीड़न होता है, इन वर्गों की हटमारी होती है, इन लोगों की नौकरियां छीन ली जाती हैं। आपने कहीं देखा RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग हमारे अधिकार पे कभी कोई धरना प्रदर्शन करते देखे? कभी आवाज उठाते देखे? किसी जाति का उत्पीड़न के खिलाफ कभी आपने RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को बोलते देखा? जब वो लोग हमारे लिए नहीं बोलते तो हमारे लोग उन संगठनों में जाकर उनकी ताकत क्यों बना रहे हैं? हम ही लोग उनको ताकत दे रहे हैं। उनके पास कोई ताकत नहीं है, ताकत हमारी है, वोट हमारा, राज वो कर रहे हैं। हम लोग केवल नारा लगा रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। कैसे देगा कौन, जब सत्ता हम उनके हाथों में सौंप रहे हैं? धर्म के नाम पे, धर्म की अफीम पे हमें निंदा कर दिया गया है। हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी। जब तक हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आपको याद होगा, आप देख रहे हो आजकल 3-4 दिन से एक न्यूज चल रही है, हंसदेव जंगल छत्तीसगढ़ के अंदर। अभी अडानी जी को उन्होंने पूरा ठेका दे दिया और पूरे आदिवासियों को उजाड़ के वहां पे करीब 91 हेक्टेयर जमीन पूरी काट के, पेड़ों को 50,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए। उसमें सैकड़ों, कितने उसमें पक्षी मारे गए, कितने घोंसले उजाड़ दिए, कितने घर उजाड़ दिए, कितने जानवरों के घर उजाड़ दिए। और इतने बड़े पैमाने 50,000 पेड़ काट दिए। आप एक पेड़ काट दो, मुकदमा दर्ज होकर अंदर मिलोगे। क्या हो रहा है देश के अंदर? कौन लड़ाई लड़ेगा आपकी? आपने देखोगा अभी पिछले दिनों एक विवेक बिंद्रा का एक बयान आ रहा था। वो कह रहा था कि इंटेलेक्चुअल केवल ब्राह्मण में पैदा होते हैं और सत्ता शासन चलाने की क्षमता क्षत्रियों में होती है, व्यापार करने की क्षमता ये वैश्य के अंदर होती है। और जो शूद्र और अछूत है उनके बारे में वो कह रहा है, बाकी जो लगभग 88% है उनके बारे में वो कह रहा है कि वो केवल असिस्ट कर सकते हैं, वो -1 तो हो सकते हैं पर नंबर 1 नहीं हो सकते। शर्म आती है ऐसे लोगों की सोच पर। यही सब तमाम मनुवादी लोगों की सोच यही है।
सच्चाई ये है कि अगर इंटेलेक्चुअल की बात करें तो भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुकाबले वाला कोई इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं हुआ। और शासन चलाने की अगर बात करें तो सम्राट अशोक, हमारे इस बहुजन समाज से निकले सम्राट अशोक लेके म्यांमार से काबुल कंधार तक, उससे भी आगे तक पूरा भारत बौद्ध में था। पूरे दुनिया को शांति मानवता का संदेश भारत से सम्राट अशोक ने दिया। एक ही राजा पूरी दुनिया में जिसके नाम के सामने महान लगता है, महान सम्राट अशोक। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास काबिल नेतृत्व तो नहीं है? आप याद करते हैं उत्तर प्रदेश का शासन बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री होती थी। आज पूरे देश के अंदर जिस तरह का जुल्म उत्पीड़न है, अन्याय अत्याचार बढ़ा है, जुल्म बढ़ा है और जिस तरह क्राइम बढ़ा है, अभी एनसीआरबी का डाटा है, क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश ने सबको पीछे छोड़ दिया। और उसी उत्तर प्रदेश की जब बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी, आज की सरकारों में रहने वाले लोग और व्यापारी और साथ में ब्यूरोक्रेट और आम जनता कहती है उनसे अच्छा शासन किसी का नहीं रहा। इसका मतलब हमारे लोगों में शासन चलाने की भी क्षमता है, हमारी काबिलियत का कोई मुकाबला नहीं है। जब जब हमारे लोगों को अवसर मिला है, हमारे लोगों ने अपनी काबिलियत साबित की है। आप याद करिए बाबू जगजीवन राम जी को, वो जिस विभाग में मंत्री रहे वहीं उन्होंने बेहतरीन काम किया। आप याद कीजिए पासवान जी को, रामविलास पासवान जी को, जिस विभाग में रहे वहीं उन्होंने बेहतरीन काम किया। इसका मतलब हमारे लोगों के अंदर काबिलियत है, क्षमता है, उनको अवसर मिलना चाहिए। जब जब अवसर मिलता है हम अपनी काबिलियत और योग्यता साबित करते हैं। ये ईवीएम अपने आप में साथ एक बहुत बड़ा घोटाला है। हम एक मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से, ईवीएम के अंदर जो वीवीपैट की पर्ची है वो पर्ची वोटर को मिलनी चाहिए और वहां पे बैलेट बॉक्स होना चाहिए। वो पर्ची अपनी लेकर अपने बैलेट बैग्स में डाले और बाद में ईवीएम की गिनती के बाद उन पर्चियों की भी गिनती कराई जाए ताकि सच दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्योंकि ये जो सरकारें सत्ता में है ये अपनी काबिलियत से नहीं है। हम जानते हैं यहाँ धोखा होता है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स का इस्तेमाल होता है। जो आदमी जीत गया उसको डिक्लेयर कर दिया, सिर्फ उसका सर्टिफिकेट जीत का नहीं मिला और उसके बाद जो हार गया बीजेपी का उसको हार को जीत में तब्दील करके जीता घोषित करके उसका सर्टिफिकेट दे दिया। ऐसे अनेकों ऐसे उदाहरण उत्तर प्रदेश के अंदर भी और बिहार के अंदर भी देखने में आए हैं। इसका मतलब आप जानिए जब जर्मनी के अंदर केवल 2 लोगों ने कोर्ट के अंदर केस डाला कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, हम जिसको वोट देना चाहते हैं हमें पता ही नहीं लग रहा हमारी वोट वहां जा रही है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे बैन कर दिया ईवीएम को। और जिन देशों ने ईवीएम बनाई है उन देशों ने ईवीएम पे भरोसा नहीं किया, ईवीएम को हटा दिया, वहां पर वोट बैलेट पेपर से होता है। तो हम मंच के माध्यम से निवेदन करते हैं भारत की सरकार से कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए और या अगर आप ईवीएम से करा रहे हैं तो उसमें जो पर्ची निकलती है वो वोटर को दीजिए और साथ में बैलेट बॉक्स डालिए, वो पर्ची उसमें डाले और जब ईवीएम की गिनती हो जाए उसके बाद पर्चियों की भी गिनती कर सकता 100% मिलान कराया जाए। साथ ही साथ देश के जितने प्राकृतिक संसाधन है, जल जंगल जमीन, कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ, उसमें हमारे लोगों को हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए। देश के तमाम प्राइवेट सेक्टर में हमें रिजर्वेशन चाहिए। क्यों चाहिए? लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपको याद होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था अब से कुछ साल पहले। उन्होंने कहा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है जो सरकारी जमीन सस्ते दाम पे लेके खुले हैं उसमें उनको 25% ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी को देना पड़ेगा। तो वही सिद्धांत जो पब्लिक स्कूल पर लागू होता है उनको सरकारी जमीन मिली है। तो मैं कहना चाहता हूं जितने बड़े उद्योगपति हैं उनको भी सरकार से सस्ते दाम पे जमीनें मिली है। जनता का पैसा जो बैंक में है वहां से लोन लेकर सरकार से जमीन लेकर उन्होंने अपने उद्योग खड़े किए हैं। तो इसका मतलब उनका उद्योग केवल उनके दम पे नहीं है, उसमें सरकार की मदद है, जनता का पैसा है। इसलिए देश के लोगों को उनकी संख्या के हिसाब से उनको रिजर्वेशन उसमें मिलना चाहिए। साथ ही साथ हमारी मांग है जितने भी विभाग हैं उसमें रोस्टर हमेशा रोस्टर बनाया जाता है, मेंटेन किया जाता है। हर एक रोस्टर को मेंटेन करने के लिए एक लाइसेंस ऑफिसर एसएसटी का होता है। लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत सारे विभागों में लाइसेंस ऑफिसर या तो है नहीं या ऐसे आदमी को चुन के बनाया जाता है जो उसका ध्यान नहीं रखता। तो रोस्टर की सूची हर साल जारी होनी चाहिए, प्रॉपर रोस्टर हर विभाग वार हर पोस्ट वार मेंटेन होना चाहिए। ये भी हम लोग मांग करते हैं। और इसके साथ साथ देश में जो बंजर भूमि है उसको सरकार खेती योग्य भूमि बनाकर हमारे जिनके पास खेती की जमीन नहीं है वो किसी भी जाति धर्म को उनके अंदर समान रूप से उसको वितरित किया जाए। साथ ही साथ सरकारों ने जो ठेकेदारी प्रथा लाके हमारे लोगों की नौकरियां छीन ली है। पूरे देश में ठेकेदारी प्रथा है। लगभग 4.5 करोड़ सरकारी नौकरी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की है। लेकिन एक साजिश के तहत मनवादियों ने शरारों के माध्यम से और यहाँ तक कि 5th पे कमीशन में फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह बैन करके आउटसोर्स कर दिया। ठेके पे भर्ती होती है और ठेकेदार जो भर्ती करता है पहले तो भर्ती करते वक्त पैसे लेता है
उसके बाद उनकी तनख्वाह का 40% हर महीने खा जाता है, क्योंकि उसका एटीएम उसी के पास रहता है। और तीसरा, उनका पीएफ और ईएसआई वो उनके अकाउंट में जमा नहीं करता, फर्जी सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट में लगा के अफसरों को ले देकर उनसे मिलीभगत होती है, वो उनका पूरा पैसा खा जाता है। तो इसको ठेकेदारी प्रथा को अविलंब पूरी तरीके से खत्म किया जाए। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, जो सरकारी संस्थान सरकारों ने बेच दिए, उनके बिचने से हमारे लोगों की जो नौकरियों के रास्ते बंद हो गए। मैं कहना चाहता हूं, अगर इंदिरा गांधी जी के समय पर जब सारे बैंक और सारी इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट होती थी, अगर इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त सारे बैंकों का और सारी इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था, अगर उस वक्त राष्ट्रीयकरण किया जा सकता था, तो आज भी राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। जो जो सरकार ने बेच दिया, चाहे वो इंडियन रेलवेज हो, चाहे वो आईटीडीसी के होटल हो, चाहे वो एमटीएनएल बीएसएनएल हो, या उसके साथ एयरपोर्ट हो, या बंदरगाह हो, या एयर इंडिया हो, जितने भी विभाग बेचे हैं उन सबका राष्ट्रीयकरण किया जाए। और जहां राष्ट्रीयकरण नहीं है वहां पे रिजर्वेशन लागू किया जाए। ये सारी मांग हम सरकार के सामने करते हैं और ये साथ में भेज दी जाएगी। इसके साथ साथ एक मांग वर्षों से चली आ रही है, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। देश के अंदर जो लोग सरकारों में नौकरी करते हैं उनको पेंशन की स्कीम हुआ करती थी, सरकारों ने साजिश के तहत न्यू पेंशन स्कीम लाके पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया और नई पेंशन स्कीम एक धोखा है। हमारे पूरे देश के अंदर दोबारा से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। पूरे देश के जितने भी कर्मचारी हैं पूरे देश में जाके इसकी मांग कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार गूंगी बहरी बन के बैठ गई है, उनको आंखें खोलनी चाहिए। और जो जिस तरह हमारी पहलवानों के साथ हुआ, जिस तरह हमारी दलित बहनों के साथ हुआ, जिस तरह इंदर मेघवाल या दूसरे हमारे समाज के लोग की हत्या हो रही है, ऐसी हत्या पे सरकारें तुरंत सख्ती से कार्रवाई करें। 3 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल हो और उसके साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर मुकदमा चला के 6 महीने के अंदर सजा सुनिश्चित की जाए। इन सब मांगों के साथ हम अपील करते हैं कि जो बाकी वक्ता है वो समयबद्ध तरीके से अपनी बात रखेंगे। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं औरों का समय बांध रहा हूं और मैं कुछ ज्यादा समय ले लूं तो वो भी अच्छा नहीं होगा। मैंने बीच में इसलिए बोला था कि ये मांग सबके सामने आ जाए। अभी 5 वक्ता हो रहे मेरे बाद, उन वक्ता केवल 5 वक्ता होंगे, समयबद्ध अपनी बात रखेंगे, उसके बाद हम समापन करेंगे। और साथ में मैं अपनी टीम को कहना चाहूंगा, जैसे ही समापन हो वो जो प्रसाद है और पानी वो सब में वितरित करेंगे। और साथ में असली मांग जो इस धारा प्रभाव बोलने में मेरी निकल गई वो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अंग्रेजों से अपने तर्क से उनको समझाकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पृथक निर्वाचन हासिल कर लिया था, डबल वोट का अधिकार देश के अछूतों के लिए हासिल कर लिया था। लेकिन गांधी जी अनशन पर बैठ गए और उसी तरह का छल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ गांधी जी ने किया। जिस तरह का छल आप जानते हैं हिरण्यकश्यप के साथ हुआ, जिस तरह का छल राजा बलि के साथ हुआ, उसी का दर जो आर्य अनार्यों के बीच का जो युद्ध है, जो देवासुर संग्राम है, उसी तरह का शरण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ हुआ। उसी तरह जिस तरह एकलव्य का अंगूठा काटा गया, तो ये बार-बार अंगूठे काटे जा रहे हैं, चाहे एकलव्य का कटे, हमारा कटे या किसी और का कटे, ये अंगूठा काटना बंद होना चाहिए। और हम चाहते हैं पृथक निर्वाचन क्षेत्र दोबारा बने, क्योंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बाबा साहब इसलिए लेते कि अछूतों के प्रतिनिधि जीतकर संसद विधानसभा में जाए और उनको केवल अपने ही समाज के लोग चुने ताकि वो उनकी आवाज बन सके। लेकिन गांधी जी के अनशन के बाद उस षड्यंत्र में जिसमें हमारे पूरे समाज को कत्लेआम करने की धमकी दी गई, तो बाबा साहब को हमारे साथियों ने कहा, बाबा साहब के साथियों ने, कि अगर पूरा समाज कत्ल कर दिया जाएगा, जड़मूल नाश कर दिया जाएगा, तो ये पृथक निर्वाचन लेके फिर क्या करेंगे। तो मजबूरी में उस दुखी मन से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को 24 सितंबर 1932 को पुनः प्रैक्टिस करना पड़ा, जिसमें पृथक निर्वाचन की बजाय संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र मिले। और संयुक्त निर्वाचन में आप जानते हैं केवल एससी नहीं चुन रहा है, SC/ST को SC/ST नहीं चुन रहे, बल्कि सब लोग चुन रहे हैं। तो हमारे सच्चे प्रतिनिधि नहीं बन पा रहे, वो अपनी पार्टी लाइन पे अपनी विधानसभा में संसद के अंदर हमारे समाज के खिलाफ प्रस्ताव पास हो जाते हैं, वो चुप बैठे रहते हैं। इसलिए हमें सच्ची भागीदारी चाहिए, सच्चा नेतृत्व चाहिए और सच्चे प्रतिनिधित्व चाहिए। उसके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का होना जरूरी है। SC/ST को केवल SC/ST के लोग चुने और पूरे देश को 2 क्षेत्रों में बांटा जाए। एक तो SC/ST की 131 सीट है संसद की, तो 131 क्षेत्रों में पूरे भारत को बांट दिया जाए। उन 131 को चुनने के लिए केवल SC/ST वोट डालें और 131 से बच के जितनी बाकी सीट बचती है जनरल की, उतने क्षेत्र में भारत को बांटा जाए। उनको फिर जनरल सब लोग जितने भी रहते हैं उस क्षेत्र में, चाहे SC हो चाहे जनरल हो, वो वोट डालें, उसको जनरल के चुने जाएं। तो जो SC के 131 चुन के जाएंगे वो सच्चे प्रतिनिधि SC के होंगे। तो ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग इस मंच के माध्यम से हम फिर से दोहराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। कि मुझे सिकवा नहीं तेरी बेवफाई का,
गिला तो तब हो जो तूने किसी से निभाई हो। आज मिशन जय भीम के तत्वावधान में आयोजित विशाल राष्ट्रीय बौद्ध एवं बहुजन अधिकार सम्मेलन में आए हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों नौजवान साथियों पत्रकार बंधुओं, आज इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे हमारे सम्मानित विधायक एवं मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई राजेंद्र पाल गौतम जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट माननीय मेहता जी, एडीजी रहे भाई मनोज कुमार जी, प्रोफेसर भाई रतनलाल जी, चरण सिंह भंडारी जी, एमएल आर्या जी, डॉक्टर ऋतु जी, बीपी निगम जी, सुभाष आर्या जी, रोशनलाल सागर जी, ईश्वर सिंह जी, श्यामलाल जी, अजय मौर्या जी, सचिन जी, अतुल पटेल जी, फजील अहमद जी के साथ साथ गुरेन साइनी जी, विजय सैनी जी, आप तमाम साथियों के साथ साथ मंच सभी हमारे सम्मानित नेतागण और साथ ही साथ इस बहुजन मिशन जय भीम मिशन के हमारे सभी जिम्मेदार पदाधिकारी सहयोगी और साथियों, आज बहुजन अधिकार सम्मेलन की आवश्यकता क्यों? इसलिए कि आज भारतीय संविधान की शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्रीगण भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लगातार खत्म करने में लगे हुए हैं। आज भारतीय संविधान की दी गई व्यवस्था के विपरीत सत्ता के मद में चूर सत्ता नशील लोग अप्रत्यक्ष रूप से यथास्थित बात को बढ़ावा दे रहे हैं, मनोवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है, संविधान को निष्प्रभावी और शून्य किया जा रहा है, बहुजन समाज के अधिकारों को एक एक करके खत्म किया जा रहा है। इसलिए आवश्यकता है बहुजन अधिकार सम्मेलन। हम जो नारा देते रहे, हर जोर जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो स्वाभाविक रूप से आज जब हमारे हकों पर डकैती डाली जा रही है, अधिकारों पर डकैती डाली जा रही है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है, आरक्षण को शून्य निष्प्रभावी किया जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आज संघर्ष के रास्ते पर फिर से हमें चलने की आवश्यकता है। सड़क के माध्यम से अपनी आवाज को फिर से बुलंद करने की आवश्यकता है। इसलिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि जिससे कि बहुजन अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे, सावधान रहे।
साथियों, आप जानते हैं आज लोकतंत्र को भी कमजोर किया जा रहा है। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय ने बताया कि किस तरीके से तानाशाही हिटलरशाही के रास्ते पर चलते हुए लगभग 150 सांसदों को सरकार की सारे प्रसत्ता सदन के बाहर किया गया। क्या लोकतंत्र को दबाने की साजिश नहीं है? क्या जबरन सरकार अपनी बात को थोपने का दुस्साहस नहीं कर रही है क्या? और साथ ही साथ आज सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही। आज जितने भी विज्ञापन निकलते हैं, उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, भारत सरकार में हो, डब्ल्यूएनएल की सरकारों के देखरेख में चलने वाले प्रदेशों में हो, हर जगह पर आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति का आरक्षण कहीं 2%, कहीं 3%, कहीं 4% दिया जा रहा है। पिछड़े वर्गों के 27% आरक्षण के सापेक्ष कहीं 5%, कहीं 6%, कहीं 8% दिया जा रहा है। तमाम विज्ञापनों को देखने से पता लगता है तमाम विभागों में आरक्षण को तो शून्य कर दिया जाता है। अभी अभी ऐसे कई उदाहरण हैं जिसको मैं समय समय पर अपने ट्विटर के माध्यम से सामने भी करता रहता हूं। और इस तरीके से आज हकों पर डकैती डालना, साथियों, उसमें बहुत कुछ भूमिका हमारी आपकी भी है। 1937 की जातीय जनगणना के आधार पर मात्र 3.5% ब्राह्मण है, 3% क्षत्रिय है, 1.5% वैश्य है। तीनों को जोड़ लिया जाए तो लगभग 7-8% होता है। यानी शेष तो बहुजन समाज है। तो 8% लोग अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकते हैं। उन्होंने हमारी बहुजन समाज की ताकत को तोड़कर हिंदू के नाम पर ठक्कर के बहका करके अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। यानी वोट देने के लिए हम हिंदू, वोट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हिंदू, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद हम हिंदू नहीं रह जाते। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं 2 बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। क्या विडंबना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में कहा तो किसी भी धर्माचार्य ने कोई टिप्पणी नहीं की।
लेकिन अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह से निकल जाती है तो पूरे देश में एफआईआर की झड़ी लग जाती है। क्या विडंबना है। आखिर हम क्या कहते हैं? हम तो वही कहते हैं जो भारतीय संविधान कहता है। अनुच्छेद 14 में सब में स्पष्ट है कि वर्ण, धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर भेदभाव नहीं किया जा सकता तो सत्ता में बैठे हुए लोग आज खुल्ला हमारे साथ सत्ता व्यवहार क्यों कर रहे हैं? भारतीय संविधान द्वारा दिया गया अधिकार छीनने का पाप क्यों कर रहे हैं? आरक्षण खत्म क्यों कर रहे हैं? संविधान को निष्प्रभावित क्यों कर रहे हैं? लोकतंत्र को खत्म करने का दुस्साहस क्यों कर रहे हैं? और यही नहीं, ये तो देश को बेचने का भी पाप कर रहे हैं। साथियों, आज सही मायने में जब से डबल इंजन की सरकार वाले आए हैं, सरकारी नौकरियां गायब हो गई। आज देश के नौजवान बेरोजगारी का दंड झेल रहे हैं। करोड़ों करोड़ों नौजवानों को आज बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। उनके सामने रोटी का संकट है, उनके सामने पेट की रोटी की भूख है। अभी पार्लियामेंट में जो घटनाक्रम घटित हुई वो भाजपा के सांसद के पर्ची पर ही उनकी प्रवेश हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन लड़कों ने जो भी किया सदन के अंदर और बाहर, ये हो सकता है तरीका उनका गैर कानूनी रहा हो, अलोकतांत्रिक रहा हो, संविधान की मर्यादा के विपरीत रहा हो, लेकिन जो बात भर के आई है उसके आगे भी कहीं न कहीं बेरोजगारी रही है, उनके पेट की भूख रही है, वो रोटी की तड़पन रही है, जो पार्लियामेंट में इस तरह से करने के लिए उनको मजबूर किया है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज ये हकीकत है कि आज देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी के नाते दुखी है, पीड़ित है, रोटी की भूख से बिलबिला रहा है। मरता क्या न करता, जब आदमी रोटी के लिए अंतिम सांसें लेता रहता है तो उसे कानून नहीं दिखाई पड़ता है, उसे आदर्श नहीं दिखाई पड़ता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज ये तस्वीर है पूरे देश की। आज जिन विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, जिन विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीदें थी कि आज नहीं तो कल जहां हमें सरकारी नौकरी मिल सकती है, उन विभागों को यह सरकार बेचने का पाप कर रही है। देश के सारे बंदरगाह बेच दिया गया, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेन अपने चहेतों को दे दिया गया। एलआईसी जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं, उसको भी अदानी के हवाले कर दिया गया। क्यों? क्या रिश्ता है देश के सत्ता सीट पर बैठे हुए लोगों का और अदानी का, अंबानी का क्या रिश्ता है? मैं कहना चाहता हूं, क्या करोड़ों करोड़ों नौजवानों की भूख, उनकी बेरोजगारी अदानी और अंबानी के सामने क्या कोई महत्व नहीं रखती क्या? यही नहीं, अभी हमारे कुछ वक्ता साथी कह रहे थे तो सरकारी विभाग न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा सरकारी विभाग, न मिलेगी नौजवानों को सरकारी नौकरी। इसलिए इसी तर्क पर इन्होंने तो अभी बेचने का नमूना पेश किया है। अगर ये ज्यादा दिन तक रह गए तो बारी बारी सभी विभाग उद्योगपतियों के हवाले हो जाएंगे। हमेशा हमेशा नौजवान हाथ मलता रह जाएगा, सरकारी नौकरी कभी नसीब होने वाली नहीं रहेगी। इससे सावधान हो जाना। यह केवल अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों के ही सम्मान की बात नहीं, उनके हक हकूक अधिकार की बात नहीं, बल्कि सामान्य वर्ग के भी देश के उन नौजवानों के सामने बेरोजगारी की संकट खड़े होने जा रही है, उनके लिए भी आगाह करने की यह चेतावनी है। जो कुछ भी हो रहा है, समय रहते देश का नौजवान नहीं जगेगा तो स्वाभाविक रूप से खामियाजा उसका कल आने वाले दिनों में इन नौजवानों को भी उठाना पड़ेगा।
मैं कहना चाहता हूं, किसानों की दुहाई देने वाले, किसानों को दुगना लाभ देने का वादा करने वाले लोग किसानों को दुगना लाभ प्राप्त नहीं दिलाता। अलबत्ते जब जब किसानों के खेत में उत्पाद पैदा होता है तो टैक्स सरकारी के नदारद हो जाते हैं। किसानों को अपना उपज बिचौलियों के माध्यम से बेचना पड़ता है। औने पौने दामों में उनको अपनी घर गृहस्थी, घर परिवार की रोजी रोटी, बेटे बेटी की पढ़ाई, डॉक्टरी के लिए उनको पैसे की आवश्यकता होती है, तो मजबूरी में उनका अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। आज उत्तर प्रदेश व देश बड़े पैमाने पर अराजकता का माहौल है। किसान अपने हक के लिए लड़ता है। हजारों लोगों को जान देनी पड़ी, तब जाकर के किसान विरोधी जो किसान बिल आ रहा था, सरकार उसको वापस ली। संघर्ष में ताकत है। अगर किसान बिल वापस हो सकता है तो जो भी सरकार गलत काम कर रहे हैं, अगर आप सड़क पर निकलेंगे तो इनको वापस कदम हटाना पड़ेगा, इनको गलत निर्णय वापस लेना पड़ेगा। यह किसानों ने साबित कर दिया कि जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है, हमारा संघ, हमारा संगठन, हमारी भीड़, ये लोग की भीड़, लोकतंत्र की जो भीड़ है, इसमें बड़ी ताकत है। इसमें बड़ी ताकत है। भारतीय संविधान के माध्यम से जो लोकतंत्र को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारी व्यवस्था के रूप में हमें दिया है, वो हमारी ताकत है। उस ताकत का इस्तेमाल समय समय पर हमें करने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जुल्म जाति अत्याचार वही होता है जहां जुल्म जाति अत्याचार सहने वाले लोग होते हैं। जुल्म जाति अत्याचार का प्रतिकार जब किया जाता है तो जुल्म जाति अत्याचार के नाम लोग कदम पीछे हट पाते हैं। इसलिए अगर आप चुप रहेंगे, अगर जुल्म जाति अत्याचार सहते रहेंगे, जाति सहते रहेंगे, जो कुछ भी हो रहा है इसको चुप्पी मार करके देखते रहेंगे, तो जुल्म जाति अत्याचार करने वाले का हौसला बढ़ता रहेगा और साथ ही साथ यह सिलसिला ज्यादा तेजी के साथ आपके साथ और बढ़ता रहेगा। इसीलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज वक्त आ गया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें भारतीय संविधान दिया है, उसी का नतीजा है कि आज हमारे घरों में भी पढ़े लिखे लोगों की एक लंबी कतार है। डॉक्टर इंजीनियर की भी एक लंबी कतार है, आईएएस आईपीएस की भी एक लंबी कतार है, जजेस और तमाम अधिकारियों की एक लंबी कतार है, वैज्ञानिकों की भी एक लंबी कतार है, हाई कोर्ट के एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की एक लंबी कतार है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भारतीय संविधान नहीं होता तो हमको तो पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था। सैकड़ों सालों से हमें पढ़ने लिखने से रोका गया था। नारी शूद्रो नधियतम, इस देश की स्त्रियों को, इस देश के शुद्ध समाज को, जिसे आज अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, इसको तो पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। ये हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने, ज्योतिबा फुले ने, छत्रपति शाहू जी महाराज, पेरिया रामास्वामी नायका, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, नारायण संत गाड़गे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मानवर कांशीराम जी और उत्तर भारत में महामना रामस्वरूप वर्मा जी, पेरिया ललई सिंह यादव जी, महाराज सिंह भारती जी, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले शहीद जगदेव कुशवाहा जी ने एक लंबा संघर्ष करके हमें इन अधिकारों को दिलाया। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला तो इन सारे अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में तब्दील करते हुए हमें परमानेंट हमारे सम्मान स्वाभिमान का न केवल परचम लहराना, बल्कि अधिकार दे करके हमें धन धरती शिक्षा सम्मान से जोड़ने का भी काम किया। और जिसका नतीजा है आज बहुजन समाज आज बड़े पैमाने पर अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए आगे बढ़ने में सक्षम हुआ है। और इसी बहुजन समाज में बड़े पैमाने पर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, जजेस आज तमाम बड़ी संख्या में पैदा हुए हैं। तो ये कमाल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय संविधान का है। इसलिए हम अपने महापुरुषों की विरासत को, महापुरुषों की ख्याति को, महापुरुषों के संघर्ष को, महापुरुषों के त्याग को हम कभी भी इस पर पानी नहीं फेरने देंगे। उनके सपनों के साथ जो भी कुठाराघात करेगा हम उसका डट करके मुकाबला हर मौके पर करने का काम करेंगे। हम ऐसे मौके पर धन्यवाद देना चाहते हैं भाई राजेंद्र पाल गौतम जी को, जिन्होंने मिशन जय भीम के माध्यम से लगातार इस अभियान को
आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आज ये समय की मांग है, आज ये समय की मांग है कि हम सब लोगों को अपने सम्मान, स्वाभिमान, हकूक, अधिकार, आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए मजबूती के साथ आगे आना पड़ेगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि साथियों, आज बड़े पैमाने पर लोकतंत्र भी खतरे में है, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश का भी 2022 का विधानसभा चुनाव देखा, जिसमें 403 विधानसभाओं में से बैलेट पेपर वोटिंग में 309 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे थी। मात्र 94 सीटों पर भाजपा नंबर 1 आई थी। लेकिन जब ईवीएम मशीन की गिनती हुई तो आंकड़ा बदल गया। अभी अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर वोटिंग की गिनती में 2/3 सीटों पर कांग्रेस नंबर 1 थी। लेकिन जब ईवीएम मशीन की गिनती की शुरुआत होती है तो ठीक आंकड़ा ठीक उल्टा हो गया। आखिर क्या करना है? मतदाताओं का रुझान तो बैलेट पेपर वोटिंग से भी हो जाता है। बैलेट पेपर वोटिंग में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस नंबर 1, तो ईवीएम मशीन में भाजपा नंबर 1 कैसे? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 403 में से 309 सीटों पर समाजवादी पार्टी बैलेट पेपर वोटिंग में नंबर 1, तो ईवीएम की गिनती में भाजपा भारी कैसे हो जाती है? तो कहीं न कहीं दाल में काला है, कहीं न कहीं दाल में काला है। इसलिए पूरी दाल काली हो गई। हमारे कुछ साथी कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं कि आज ईवीएम लोकतंत्र के लिए अभिशाप बन गई। यह जीत जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हुई है, यह मोदी जी की जीत नहीं है, ये भाजपा की जीत नहीं है, ये मोदी जी के कल्याणकारी योजना की जीत नहीं है। ये जीत ईवीएम के तिकड़म की है, और ये जीत ईवीएम के तिकड़म की है। और इसलिए तिकड़म खत्म हो तभी संभव है जब ईवीएम का इस्तेमाल खत्म हो। इसीलिए हमारे मंच से साथियों ने एक नारा लगवाया, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। 3 नारे लगना, हमारे साथ नारा लगाएंगे और हर नौजवान के मुंह से आवाज निकलनी चाहिए। तो 3 नारा होगा, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अब एक नारा और लगेगा, बैलेट पेपर, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं।